जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है अधिगम लर्निंग, इसको हम सब कवर करेंगे। यह टॉपिक दोस्तों आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पूरा जरूर देखिए। यह आपकी एक थ्योरी क्लास है। सबसे पहले अधिगम के अंतर्गत जो आपके थ्योरी पॉइंट है उसको हम सब कवर करेंगे, फिर उसी से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को लास्ट में हम सब कवर करेंगे। यह है आज की आपकी 5वीं क्लास है। इसके पहले हम सब 4 क्लास को कवर कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर इस क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ये सभी क्लासें आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी क्लासें कंटिन्यू चलाई जा रहे हैं, आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप @YesForStudy1 टाइप करेंगे। आप यहाँ पे बगल पे लोगो देख रहे होंगे, वहाँ पे जाके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट को हम सब बहुत विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रकार से समझेंगे ताकि अधिगम से संबंधित ऐसा कोई कंसेप्ट ना हो जो क्लियर ना हो। अधिगम से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, आज हर पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। दोबारा आपको अधिगम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिगम इंग्लिश में अधिगम को क्या कहा जाता है? लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है अधिगम। अब अधिगम नाम से ही स्पष्ट हो रहा, अधिगम मतलब क्या? सीखना। लर्निंग मीन्स क्या होता है? जब सीखता है बालक। अब इसके बाद हम समझते हैं अधिगम सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जो सीखना है दोस्तों, जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं इससे क्या होता है? इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। वही कह रहे हैं कि अधिगम दोस्तों मतलब सीखना होता है जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यहाँ पे कह रहे हैं अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, जिसमें हम कुछ सीखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती। यह पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलती है लेकिन हर समय समान नहीं रहती। जैसे छोटा बालक होता है उसकी सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है। क्या जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब 30 या 40 साल का हो जाता है, क्या तब भी सीखने की प्रक्रिया इतनी तीव्र रहती है? तब नहीं रहती है। जो सीखने की प्रक्रिया है ये तेज धीम हो सकती है, मंद हो सकती है, तीव्र हो सकती है, लेकिन चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। परिभाषा समझते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को दोस्तों अधिगम कहा जाता है। कह रहे हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में जो अभ्यास के जरिए, प्रशिक्षण के जरिए, अनुभव के जरिए जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम दोस्तों अधिगम कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है। एक बच्चा है जो आग के लौ को छूना चाह रहा है। इसको हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था अस्थाई। अब इसका अस्थाई का मतलब क्या है उसको हम बताते हैं आपको उदाहरण के जरिए। कह रहे हैं बालक किसी जलती हुई वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद की अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर कोई छोटा बालक है, किसी लौ या फिर आग है, आग को छूना चाह रहा है, आप मना करेंगे नहीं मानेगा, 2 बार मना करेंगे नहीं मानेगा। आप अगर उसे छोड़ दीजिए, वो गया एक बार टच कर लिया, जब वो जल गया उसके बाद उस बालक को आप वहीं पे छोड़ दीजिए, फिर दोबारा आप कहिए उस आग को छू ले, नहीं छुएगा। क्योंकि उसे उसका मतलब समझ गया, वह सीख गया कि यह वस्तु हम छूने से हम जल जाएंगे, हमको आग लग जाएगी। जो चीज़ आग जल रही है उसको हम टच करेंगे तो उससे हम जल जाएंगे। तो दोस्तों यह होता है सीखना। यह कैसे सीखा? बालक जो है उस चीज़ से प्रयास करके सीखा, और यह अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी इसीलिए क्या दोबारा जो चीज़ छूने से वह जल गया, क्या वह फिर दोबारा उस चीज़ को छूना चाहेगा? नहीं छूना चाहेगा। यही होता है अस्थायी परिवर्तन। इसके बाद कह रहे हैं कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों विलियम मैकडूगल ने किया था। व्यवहार शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वह कौन थे? विलियम मैकडूगल ने किया था। इनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया गया था। व्यवहारवाद के जनक दोस्तों जीवी वाटसन को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे व्यवहारवाद का शब्द की बात करें, व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किया था।
लेकिन व्यवहारवाद का जो जनक है दोस्तों, उसे किसे माना जाता है? इसे जेबी वाटसन को माना जाता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है दोस्तों। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर के अनुसार अगर हम सब बात करें तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब हम सब अधिगम की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। इस अधिगम की विशेषता है दोस्तों, जो बालक सीखता है ये किसकी प्रक्रिया है? ये एक मानसिक की प्रक्रिया है। वो अपने दिमाग लगा के सीखता है, तभी तो समझ पाता है। जैसे बालक किसी लौ को छुआ, वह जल गया, अगर वह जल गया तो समझ गया ना कि उसकी मानसिक प्रक्रिया तुरंत से दिमाग में अटैच कर जाएगा कि यह चीज़ छूने से हम जल जाते हैं। वही कह रहे हैं कि जो सीखना है यह एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक है दोस्तों। सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। सीखना अनुभवों का नवीन व्यवस्था है। जो सीखना है यह अनुभवों का एक नवीन व्यवस्था है। सीखना वातावरणीय क्रियाशीलता की उपज है। सीखना समायोजन है। अब समायोजन मतलब होता है जब हम एक चीज़ से एक चीज़ में समायोजन कर लेते हैं। यह दोस्तों वही कह रहे हैं सीखना देखिए, आप जब किसी चीज़ को समायोजन करके सीखते हैं बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। कोई ऐसा चीज़ देखना जो चीज़ आप पहले से कोई चीज़ देख रहे हैं फिर उसे किसी में अटैच कर दें, आप तुरंत समायोजन कर जाएंगे। जैसे कि अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझे, जैसे आपको हम इसके पहले एक एग्जाम्पल बताए थे। जैसे हमको बालक को कंगारू के बारे में बताना है तो हम सबसे पहले बालक को कुत्ते के बारे में बता देंगे, फिर उससे हम कंगारू को अटैच कर देंगे, समायोजन कर देंगे, तो बालक सीख जाएगा। कि पहले अगर हम कंगारू बताएं कि कंगारू इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, बालक नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर सबसे पहले हम सब कुत्ते की जानकारी दे दें, कुत्ते की जानकारी जब हम पूरा दे देंगे फिर उसी से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से एक जानवर होता है जिसे हम कंगारू कहते हैं, वो तुरंत बालक समझ जाएगा कुत्ते के जैसा एक जानवर होता है जिसे हम कंगारू कहते हैं। कंगारू के जैसा वह जो कंगारू होता है कुत्ते के जैसा ही होता है। यह होता है दोस्तों जब एक दूसरे से अटैच करके सीखना। सीखना जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जैसे कि पहले ही आपको बता दिए थे। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों। जब वही शुरू में ये आपको बताया गया था कि सीखना जो है जब हम कोई चीज़ सीखते हैं वह हमारे दैनिक जीवन पे अप्लाई होती है, उसे हम व्यवहार में लाते हैं और व्यवहार में दिखाई देता है। तो वह दोस्तों दिखाई देने का मतलब यह नहीं कि आप तो कहेंगे सीखना हम कैसे देख पाएंगे। दिखाई मतलब ये होता है कि जैसे हम जब कोई चीज़ सीखेंगे किसी वो अप्लाई करेंगे वह तो दिखेगा। जैसे हमने कोई चीज़ सीख लिया कि हमको बड़ों को सम्मान देना है, अब वो चीज़ दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम सम्मान देंगे तो वह दिखता है ना कि हाँ हम उस आदमी का सम्मान दे रहे हैं। यह कहने का तात्पर्य है। अब हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उसको आपको बताते हैं। पहला है परिपक्वता। बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं। जब आप तक मिच्योर नहीं होंगे तब तक अधिगम आप नहीं कर सकते, तब तक अधिगम आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मिच्योरिटी बहुत ज़रूरी है अधिगम के लिए। अब प्रेरणा की बात करें, ये भी प्रभावित करने वाला कारक है। सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे तो वह बच्चा नहीं सीख पाएगा। अब प्रेरित मतलब आप कैसे प्रेरित करेंगे? पुरस्कार देकर प्रेरित करेंगे? ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप दंड देकर नहीं कर सकते कि हाँ नहीं पढ़ो नहीं तो मारेंगे, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। उन्हें आंतरिक प्रेरणा हो, आंतरिक प्रेरणा। और हम आपको जब प्रेरणा की क्लास बता रहे थे उसमें आपको हम बताए थे 2 पॉइंट बताए थे, एक आंतरिक प्रेरणा बताए थे, एक बाह्य प्रेरणा बताए थे। अब आंतरिक प्रेरणा वो होता है कि जब कोई चीज़ बालक खुद से करने का प्रयास करे, और बाह्य प्रेरणा होता है जब हम जबरी कराएं। एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं, प्रेरणा से ही संबंधित है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। समझते रहिए, इस एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा से। बाह्य प्रेरणा वह होता है, आपके यहाँ छोटा बच्चा है, अगर पढ़ने नहीं जा रहा है, आप कहेंगे बेटा स्कूल जाओ, आपको हम 5 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं, बच्चा स्कूल चला जाएगा। फिर कल नहीं जा रहा है, फिर आप कहेंगे बेटा 5 रुपये लो, 10 रुपये लो, स्कूल जाओ, फिर चला गया। ये समय ऐसा आएगा बच्चा सिर्फ विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, वह सिर्फ पैसे के लिए विद्यालय जाएगा। यह बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। जब हम कोई चीज़ दे के काम कराएं, जैसे बालक विद्यालय नहीं जा रहा, पैसा दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं, यह जो है बाह्य प्रेरणा है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा की अगर हम सब बात करें, जैसे किसी बालक का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम है, रात में उठ के पढ़ रहा है, जैसे भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, अब यह आपकी आंतरिक प्रेरणा है। आपको कोई फोर्स किया है कि नहीं आपको यह क्लास देखनी ही है, ऐसा नहीं।
आपकी यह आंतरिक प्रेरणा है कि हमको सीटेट को अच्छे से पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, यह आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, सीखने की इच्छा। जिस बात को सीखने के लिए बच्चे में प्रबल इच्छा होती है उसे वे उतना ही शीघ्रता से सीखते हैं। अब वातावरण दोस्तों, शुद्ध वायु, जल, उचित प्रकाश, शांत वातावरण, मौसम के अनुकूल के बीच बच्चा शीघ्रता से सीखता है। यह दोस्तों वातावरण होता है। जाहिर सी बात है, जब बालक को पर्याप्त वातावरण नहीं मिलेगा तो बालक अच्छे से नहीं सीख पाता। यह सब मिलना ज़रूरी है। अब शारीरिक और मानसिक थकान की अगर हम सब बात करें, थकान की स्थिति होने पर अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बालक थक जाएगा तो नहीं पढ़ेगा, सो जाएगा आने के बाद, यह इससे क्या अधिगम की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, ये तो दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट कारक थे उसको हम आपको बता दिए, लेकिन क्या इतना ही कारक होगा प्रभावित करने वाले अधिगम को? ऐसे बहुत सारे कारक हैं। आप हर एक पॉइंट में कारक दिखा सकते हैं कि ये भी तो कारक हो सकता है अधिगम को सीखने के लिए, लेकिन अब हमको आपको हर कारक नहीं बताना है। जो कारक आपको हम वह बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप फालतू चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे कि हमको एकदम ज्ञाता नहीं बनना है, हमको बस इतना पढ़ना है कि जिससे हमारा हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला लें। अब हम अधिगम को अगर आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, जैसे अब जो कारक है, प्रभावित करने वाले कारक है, आप अपने जहाँ भी बैठे हुए आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, वहाँ पे आपको कारक ही मिल जाएगा जो अधिगम को प्रभावित करेगा। जैसे पुस्तक है, क्या पुस्तक अधिगम को नहीं प्रभावित करेगी? तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम आपको बता दिए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद है बुद्धि दोस्तों, रुचि, अभिक्षमता, व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, अनुशासन, यह सब दोस्तों अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है शिक्षण विधि। जाहिर सी बात है, अगर पढ़ाने का तरीका सही नहीं होगा इससे भी बालक नहीं सीख पाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सीखना जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जो हम सीखते हैं उससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक या मानसिक थकान आदि प्रमुख है। दोस्तों अधिगम की प्रभावशाली विधियों की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पॉइंट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। करके सीखना, लर्निंग फॉर डूइंग, यह दोस्तों अगर इसकी हम सब बात करें, बच्चे जिस कार्य को स्वयं करके सीखता है उसे जल्दी सीखता है। इसे बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो आपका सीटेट एग्जाम है पूरा बाल केंद्रित पे ही टिका हुआ है, इसलिए लर्निंग ऑफ डूइंग जो प्रक्रिया होती है वो पॉजिटिव प्रक्रिया होती है, बालक के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। कोई चीज़ बालक खुद करके सीखे, उसमें टीचर का क्या काम रहेगा? उसे मदद करेगा, उसे सिर्फ हेल्प करेगा, उसे पढ़ा देगा, लेकिन बालक इसे खुद करके जब सीखेगा वो बहुत अच्छे से सीखता है। यही होता है लर्निंग फॉर डूइंग, करके सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना, अगर हम अनुकरण की बात करें तो दूसरे को अनुकरण मतलब होता है कि जिसे दूसरों को देखकर, कह रहे हैं कि जो क्रिया बालक दूसरों को देखकर सीखता है उसे अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। जैसे अगर इसका हम बात करें तो अनुकरण की, तो कोई चीज़ नकल करके, नकल मतलब कि ऐसा सीखिए जैसे कोई बालक के कोई बालक क्लास में बहुत बढ़िया है, उसे सर जो पूछ रहे हैं बहुत बढ़िया बता दे रहा है। अब अगला बालक भी देखेगा कि अगर ये बता दे रहा है, सर इसे बहुत शाबाशी दे रहे हैं, हम भी बताने का प्रयास करेंगे। वह अनुकरण कर रहा है, उसको देखकर वह खुद को भी अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, खुद पढ़ रहा है कि हाँ हमको अच्छा लाना है, अच्छा नंबर लाना है, हम जो भी सर हमसे पूछे हम बता दें। यही होता है अनुकरण द्वारा सीखना, जब एक दूसरे को देखकर बालक सीखता है। इसके बाद आता है निरीक्षण करके सीखना। इसकी अगर हम सब बात करें, जिस वस्तु को बालक छू कर, प्रयोग कर या आपस में चर्चा करके सीखता है उसे निरीक्षण करके सीखना कहते हैं। जिससे नाम से स्पष्ट हो, निरीक्षण करके, जांच परख करके कोई चीज़ टच करें, तो यह सब दोस्तों क्या होता है? जिसे छू कर, प्रयोग करके जब सीखता है तो यह निरीक्षण करके सीखना होता है। जैसे प्रयोगशाला में जो चीज़ होता है वह निरीक्षण ही द्वारा सीखता है। इसके बाद है प्रशिक्षण के द्वारा सीखना। इस विधि में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा आदि का प्रयोग करके सीखते हैं, क्योंकि इस परीक्षण में बालक स्वयं प्रयास करते हैं। अब प्रशिक्षण मतलब वही होता है ना दोस्तों, इस विधि में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन द्वारा नैतिक शिक्षा आदि का प्रयोग करते हैं। यही आपका प्रशिक्षण द्वारा सीखना होता है, प्रशिक्षण करके सीखना।
इसके बाद आता है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामूहिक में बालक बहुत अच्छे से सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। करेंगे सामूहिक विधि द्वारा बालक बहुत जल्दी से सीखता है। जाहिर सी बात है, अगर उसके हम उम्र के 10 बच्चे हैं, आपस में हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, तो बालक बहुत जल्दी से सीख जाता है। यही होता है समूह में सीखना। अब हम सब कुछ अच्छे शिक्षक के गुण बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। अस्पष्ट निर्देश। दोस्तों कहने का तात्पर्य आप जो चीज़ कहें अस्पष्ट है, ऐसा नहीं घुमा फिरा के जलेबी बना के उसे बताएं। अस्पष्ट कहने का प्रयास करिए। झिझक ना होना। अगर कोई चीज़ बोलने में आपको ही झिझक हो रहा है तो जाहिर सी बात है ना, बालक भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए आपके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए। आप जो कंसेप्ट बताएं बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास करें ताकि बालक बहुत जल्दी सीख जाए। गतिविधियों का निर्माण की क्षमता। आप गतिविधि का निर्माण कर सकें, गतिविधि के द्वारा बालक को सिखाने का प्रयास करिए। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के बताते हैं, शहर में तो नहीं लेकिन गांव में ये चीज़ संभव है। जैसे आप जैसे आलू का एक पौधा होता है, आलू के बारे में बालक को आप पढ़ा रहे हैं कि आलू ऐसा होता है, ऐसा फटता है, इस तरीके से पेड़ होता है, तो बहुत सारे ज्ञान आप दे रहे हैं। बालक नहीं सीख पा रहा है। लेकिन शहर के लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं, गाँव के लिए। अगर गाँव के लिए बगल आलू बोई गई है, आप उसे लेकर चले जाइए, दिखा दीजिए आलू यही है, सीख ले। आप जितना बताना चाहेंगे उसका कम से कम 70% बालक खुद से ही सीख जाएगा। जो चीज़ आप बताना चाहते हैं सिर्फ आपको 30% बताना होगा। अगर आप शहर में जहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं है, आप उसे दृश्य के माध्यम से सिखा दीजिए, वीडियो के माध्यम से दिखा दीजिए, देखिए आलू का पौधा यह है, इस तरीके से आलू होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब जितने भी उसके गुण हैं इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये दोस्तों गतिविधि है, इसके जरिए बालक तुरंत सीख जाएगा। यह सब आपके अंदर होना चाहिए कि एक शिक्षक है तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तुरंत सोच लें इससे संबंधित कौन सा उदाहरण हम दे दें, बालक तुरंत सीख जाएगा। यह होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चे का मानसिक क्षमता का पहचानना। अब यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हर बालक की मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कुछ बालक की मानसिक क्षमता बहुत बढ़िया होती है, कुछ बालक की मानसिक क्षमता मंद होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो टर्मन महोदय ने IQ लेवल दिया था वो देते ही नहीं। हर बच्चे समान होता तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। आपके क्लास में सभी बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे एक के सामान्य नंबर पा जाते हैं। इसलिए सबके अलग अलग, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, मेहनत सभी की है, लेकिन सोचने की, कैप्चर करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। इसलिए आपको समझना होगा कौन से बच्चा के कैप्चर करने की क्षमता अधिक है, किसकी कम है, इसलिए ताकि एक सामान्य शिक्षा दी जा सके। निरंतर सीखने वाला हो। दोस्तों हर समय सीखने वाला, आपको हमने शुरू में बता दिया कि निरंतर सीखने वाला, जो लगातार सीखने वाला हो। सीखने की स्पीड कम ज़्यादा हो लेकिन प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान हो। जो वह विषय पढ़ा रहा है उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छा टीचर का गुण यही होना चाहिए कि अगर वो किसी पॉइंट को पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं जो किताबी ज्ञान लिखा गया है वही वो पढ़ के सुना दे फिर अगर सिर्फ जो बुक में लिखा गया है वही पढ़ के सुनाना है तो बालक खुद भी तो पढ़ लेगा। आपको जो किताब में लिखा गया है उससे आप एक सजेशन ले सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट लिखा गया है, इसके बाद आप खुद से बताने का प्रयास करिए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में आपको पहले बताए थे जब कंगारू और कुत्ते की बात किया था। तो फिर यही होता है पूर्व ज्ञान से। आपको कोई चीज़ आप बताएं उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ दें, बालक जो जान रहा है वह तुरंत सीख जाएगा। शिक्षण पूर्व योजना, आप पढ़ाने से पहले एक योजना बना लीजिए कि हमको इस तरीके से पढ़ाना है। वक्ता के साथ श्रोता भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोलने वाला ही हो कि हम जो बोल रहे हैं तुम ही सुनो, बाकी तुम जो बोल रहे हो उसको बोलना नहीं, शांत सुनना है, ऐसा नहीं। टीचर को चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वह बालक सुने, लेकिन जो बालक बोल रहा है उसको भी एक टीचर को सुनना चाहिए। ये एक अच्छे टीचर का गुण होता है। भयमुक्त कक्षा, आप कक्षा में डरा धमका के नहीं रखना चाहिए। पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार, किसी बालक को लेकर पक्षपात नहीं करना चाहिए। हर बालक को आपको एक समान रखना चाहिए। कोई भी बालक हो, कोई बहुत बड़े घर का हो, कोई बहुत छोटे घर का हो, आपको सभी बालक को एक समान लेकर रखना चाहिए। यही होता है ड्रेस कोड। अब आप समझेंगे कि बहुत हर कॉलेज में ड्रेस कोड लगाया जाता है कि सभी बालक को एक ड्रेस कोड दिया जाता है, हर बालक ड्रेस कोड पहन के आए, एक ड्रेस पहन के आए। ऐसा भी संभव है ना, क्या ड्रेस से पढ़ाई होती है? पहले गांव के लोग कहते थे कि ड्रेस नहीं है तब भी जाओ, क्या ड्रेस पढ़ेगा, पढ़ना तो खुद है। लेकिन इससे जो असमानता की भावना पैदा नहीं होती। कोई बहुत बड़े घर का है और बहुत अच्छा कपड़ा टाई बेल्ट लगा के आएगा, जो बहुत गरीब परिवार है
वह उतनी सुविधा ले नहीं पाएगा, तो बालक के अंदर हीनता की भावना आ जाती है कि वो तो बहुत बढ़िया पहन के आया, हम इतना बढ़िया नहीं पहन पाए। इसलिए ये हीनता की भावना पैदा ना हो, इसलिए ड्रेस लगाया जाता है। जब ड्रेस लग गया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पहनना तो वही कपड़ा पड़ेगा, वही कलर का, वही चीज़ पहनना पड़ेगा। इसीलिए असमानता की भावना को दूर करने के लिए, हीनता की भावना न आए, इसलिए ड्रेस लगाया जाता है। कुछ अधिगम के नियम हैं, इसको समझते हैं। अधिगम के लिए सीखने का नियम, एक नियम होता है, इसी को अधिगम का नियम कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम अधिगम को सीख रहे हैं, इसका एक नियम होता है, इसके जरिए अधिगम सीखा जाता है। अब कौन कौन से नियम हैं? थांडाई के द्वारा हम सब जानते हैं, ईएल थांडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम एवं 5 गौण नियम बताए हैं। जो थांडाइक महोदय थे, इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 जो है गौण नियम बताए थे। जो 3 मुख्य नियम हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको बताते हैं। बाकी जो 5 गौण नियम हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले से समझते हैं सीखने के मुख्य नियम, जो प्राइमरी लॉ हैं। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम नाम से स्पष्ट हो रहा है। तत्परता, जब हम किसी कार्य को तत्परता के साथ सीखते हैं तो इसे ही तत्परता का नियम कहते हैं। जब वही तत्परता मतलब जब खुद में बच्चा एक्टिव हो, खुद से करना चाहे, खुद से सीखना चाहे, यही तत्परता का नियम कहलाता है। इसके बाद आता है अभ्यास का नियम। इस तत्परता को आप आंतरिक प्रेरणा से भी जोड़ सकते हैं। जब बच्चा आंतरिक प्रेरणा से सीखे, वो भी आपका तत्परता का ही कहलाएगा ना, कि वो खुद से ही सीखना चाह रहा है। अभ्यास का नियम, जब हम किसी कार्य को अभ्यास करके सीखते हैं तो इसे ही अभ्यास का नियम कहते हैं। दोस्तों, अब यह सेकंड नियम हो गया। इसके बाद आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव की बात करें, जब हम किसी कार्य को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, ये प्रभाव का नियम कहलाता है। अन्य नाम जैसे परिणाम का नियम, संतोष का नियम, इस प्रभाव नियम से हम इस नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर कहीं पे यह नाम मिल जाए कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये तो प्रभाव का नियम था, परिणाम का नियम कहाँ से आ गया, यह भी इसके नाम है। इसके बाद जो सीखने के 5 गौण नियम हैं, उसको आपको हम बता देते हैं। पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है अनुरूपता का नियम, पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम। इसके बाद हम सब अधिगम के वक्र समझते हैं। कहने कि हम सब अपने दैनिक जीवन में नए कार्य, नए विषय सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना आदि। अधिगम का वक्र को हम अभी ग्राफ के जरिए बताएंगे। कह रहे हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत कुछ नए कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बालक पैदा होते ही गाड़ी नहीं चलाने लगा, वो गाड़ी सीखता है धीरे धीरे, यही तो आपका नया नियम हो गया। जब गाड़ी सीख लेता पुराना हो गया, लेकिन जो सीखता है, पहली बार सीखता है, तो वह नया ही तो कर रहा है। जैसे अंग्रेजी, बालक पैदा होते ही अंग्रेजी नहीं बोलेगा, कोई शब्द नहीं बोलता, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें जब वो सीखता है, पहली बार जब अंग्रेजी बोलेगा, तो यही होता है ना कि वो पहली बार बोल रहा है, सीख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन सबको सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती है, यह कभी तेज तो कभी धीमी होती है। यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को अधिगम का वक्र कहते हैं। अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। हमको तो नहीं लगता कि अब अधिगम के वक्र से संबंधित कोई आपका डाउट हो, क्योंकि दोस्तों जो क्लास बनाई गई है ऐसी बनाई गई है कि इसमें हर एक पॉइंट को लिया गया है और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसको समझ जाएंगे, दोबारा आपको अधिगम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, अंग्रेजी आप जब बच्चा जैसे आप ही अपने ऊपर ले लीजिए, आप अंग्रेजी पहले सीख रहे हैं, क्या शुरू में जैसे प्रयास कर रहे थे, जैसे बोल रहे थे, लास्ट में भी वैसे प्रयास करेंगे? नहीं। शुरू में आप नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन लास्ट में आप एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे। इसी को हम अगर एक ग्राफ के जरिए दिखाएं, जैसे आप शुरू में यह चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने अंत पहुँचे आपका ग्राफ ऐसे उठ गया। मतलब शुरू में आप नहीं सीख पा रहे थे, लेकिन लास्ट में सीख गए। इसी को जब हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, इसी को हम अधिगम का वक्र कहते हैं। जैसे गाड़ी चलाना, शुरू में आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन जब गाड़ी आपने सीख लिया सीधे से भगाने लगे। इसी को हम एक अधिगम ग्राफ के जरिए दर्शाएंगे। कितने प्रकार से वक्र होता है इसको भी हम समझेंगे।
आगे समझते हैं। अधिगम के वक्र को दोस्तों 4 भागों में 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र दोस्तों, पहला जो प्रकार है सरल रेखीय वक्र। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ग्राफ दिया गया है। सीखने की गति, यह आपकी सीखने की गति हो गई, यह अभ्यास हो गया, यह सरल रेखीय वक्र है। अब देखिए यहाँ पे सीखने की गति कैसी हुई? सीधा हो गई। जब सीधा हो वह कौन सा है? सरल रेखीय वक्र कहलाता है। आगे हम देखते हैं, बताते हैं। जब सीखने की गति एक समान होती है तो उसे सरल रेखीय वक्र से प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य जब आप सीखना एक ही समान गति से होता रहता है उसे हम सरल रेखी से होता करेंगे, जिसका सिंपल सा ग्राफ यही बनेगा। उसकी गति एक ही समान ऐसे ही चल रही है, उसमें अंतर नहीं हो रहा है। इसके बाद जो आता है उन्नतोदर वक्र। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ग्राफ देखेंगे सीखने की गति यहाँ पे तेज हुई, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा डाउन जा रहा है। इसको समझते हैं। इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे मंद होती है। इसे ही दोस्तों सेकंड जो कहते हैं उन्नतोदर का वक्र। अधिगम के वक्र जो सेकंड टाइप है यही है। यहाँ पे आप सीखने की गति शुरू में तेज रहती है लेकिन लास्ट में धीरे धीरे कम होती जाती है। जो थर्ड है नतोदर वक्र। इसकी अब अगर बात करें, यहाँ पे देखिए जो सीखने की प्रक्रिया है यहाँ पे देखिए एकदम लो हो गया है, लेकिन यहाँ पे उठ गया है। अब ग्राफ इसको हम आपको दिखाते हैं। इसमें आरंभ से सीखने की गति मंद हो जाती है, बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। अब जिसके अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी उसे हम कहेंगे ना, उसके अंदर नतोदर वक्र है। वो शुरू में बहुत मंद था लेकिन लास्ट में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नंबर पा गया। यह अगर ग्राफ दर्शाएंगे तो ऐसे ही ग्राफ दर्शाएंगे, शुरू में एकदम नहीं चल पा रहा है, लास्ट में उठ गया। इसके बाद आ रहा है मिश्रित वक्र। इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहाँ पे अब यहाँ देखिए ग्राफ ऐसे चल रहा, पता ही नहीं चल रहा है कब लो हो रहा है कब तेज़ हो जा रहा है। इसे ही मिश्रित वक्र कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इसमें शुरू से अधिगम तीव्र या मंद और अंत में भी तीव्र या मंद दोनों तरह से हो सकता है। उन्नतोदर व नतोदर का मिला जुला रूप यह वक्र है दोस्तों। इसे ही मिश्रित वक्र कहते हैं। जब कन्फर्म ना हो कि इसकी गति कब तेज हो सकती है, कब धीम हो सकती है, या फिर कब धीम हो सकती है, कब तेज हो सकती है। अब हम अधिगम के पठार की बात करते हैं। जाहिर सी बात है अधिगम के अगर बारे में हमने पढ़ा तो अधिगम के कैसे सीखते हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रकार है, तो हम ये भी सीखेंगे अधिगम के पठार क्या होते हैं, अधिगम के बाधाएं क्या क्या पड़ जाती हैं, इसको भी आपको हम बताते हैं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते। हमारी उन्नति कभी कम तो कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इसे ही सीखने का पठार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, कह रहे हैं कि जब हम सीखते हैं तो हम एक, जिसे मिश्रित वक्र में आपको बताया था, एक लगातार आप नहीं सीखते हैं। वैसे ही जो अधिगम का पठार होता है, हम कभी बहुत ज़्यादा सीखते हैं और कभी बहुत कम सीखते हैं। अगर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। आप जैसे कि अपनी स्थिति, जैसे परिवार की स्थिति होती है, एक स्टूडेंट की स्थिति होती है। जब आपके शुरू में पैसा आता है घर से, आपके पास पैसा रहता है, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन लास्ट में पैसा ख़त्म होने के बाद आप अस्थायी हो जाते हैं। कोई चीज़ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है यार लें कि ना लें। यही होता है कि आगे क्या हुआ, आपका एक्सपेंस तुरंत रुक गया क्योंकि आपके पास पैसे खत्म हो गए। यही होता है कि अरे अधिगम में पठार जैसी, यही प्रकार सीखने में अगर इसको हम अप्लाई कर लें तो यही होगा ना, आप जो सीखने की प्रक्रिया कभी तीव्र होगी कभी मंद होगी, लेकिन जब कभी रुक जाती है, आपकी सीखने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, यही आपका क्या कहलाएगा, अधिगम के पठार। मतलब अधिगम में आपकी बाधाएं पड़ गई जिससे आप नहीं सीख पा रहे हैं, यह अधिगम का पठार कहलाता है। कोई भी उदाहरण हो दोस्तों, उसे आप दैनिक जीवन पे, अपने जीवन पे फॉलो कर लेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि यह चीज़ ऐसे भी हो सकता है। अब कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार भी समझ सकते हैं। चार्ल्स स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है दोस्तों। यह किसने कहा था? यह स्किनर ने कहा था। गेट्स तथा अन्य के अनुसार अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। राज के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। वही जब सीखने में कोई उन्नति नहीं हो रही है, इसे हम कहेंगे ना अधिगम में बाधाएं पड़ रही है, अधिगम में पठार आ गया और नहीं सीख पा रहा है।
यहाँ पे आज हम सब जो अधिगम से संबंधित पॉइंट थे इसको कवर किया। अगर आपको कोई भी पॉइंट से लेकर कोई भी समस्या हो, आप निसंकोच कमेंट करिए, उस कमेंट को आपका जवाब दिया जाएगा। अगली वीडियो में उसका समाधान भी बताया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो हो सकता है अच्छा लगे, अगला ना लगे तो अगला लगे, लेकिन वीडियो यह चैनल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मदद करेगा। इसमें हम सब सभी क्लासों को उपलब्ध करा रहे हैं। 2011 से लेकर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे, सब पेपर को भी डेली हम सब कवर करा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन उसी टॉपिक से संबंधित कर लेते हैं। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था, किसने किया था? पाउलाओ कोहलर ने, पाउलाओ ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। जैसे कि आपको हमने बताया था कि जो थॉर्नडाइक महोदय थे, इन्होंने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? विलोप तथा विभेदन, या फिर सेकंड है सामान्यीकरण, या फिर थर्ड है स्वतः पुनर्प्राप्ति, या फिर लास्ट है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है अधिगम की प्रक्रिया दोस्तों डी, ये सभी प्रक्रिया है। अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना क्या होती है दोस्तों? अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, घट जाती है, तटस्थ रहती है, अनवरत रहती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तटस्थ रहती है। अधिगम प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन एक रिपीट हो गया है, तो इसमें जो 4th नंबर है अधिगम प्रक्रिया है विलोपन तथा विभेदन, सामान्यीकरण, स्वतः पुनः प्राप्ति, या फिर उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएगा। अधिगम है क्या? अधिगम क्या है? सामाजिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, हमने आपको बस शुरू में बताया था कि जो अधिगम होता है वह एक मानसिक प्रक्रिया होती है, जिसमें बालक उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसे सोचना पड़ता है। तो यह ऑप्शन इसमें बी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम वाक्य में पठार बनता है दोस्तों परिपक्वता के कारण, अफ्रीड़ा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो अधिगम में वक्र पठार कब बनेगा? ऑप्शन सी थकान के कारण अधिगम में पठार बनता है। कारण तो और भी हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्या सिर्फ यही कारण होगा अधिगम में पठार बनने का, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही कारण है, जो सबसे ज़्यादा सही है, वह है थकान के कारण। क्या इसमें अगर कहेंगे परिपक्वता के कारण अधिगम में पठार थोड़ी आएगा, वो तो खुद ही परिपक्वता है। और अफ्रीड़ा दोस्तों, अफ्रीड़ा के जरिए तो भी नहीं तो उसके अधिगम में पठार बनेगा। इसके बाद अभिरुचि के कारण भी तो पठार नहीं बनेगा, जो बनेगा थकान के कारण ही। इसमें जो चारों में सही है वह थकान के कारण है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों अधिगम लर्निंग से संबंधित हर एक पॉइंट को कवर किया, इससे संबंधित क्वेश्चन को भी कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी क्लासें, सभी वीडियो PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।